Assalamualaikum and welcome everyone. Lecture number 6 for batch 9 and today हम लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर इंटरप्ले को देखेंगे। किस तरह से इंड्यूसमेंट वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, इधर उधर की कुछ चीज़ होती है। तो इंड्यूसमेंट से आपका कितना मतलब है, आपका कितना इससे फ़ायदा हो सकता है, क्या इससे आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, ये आपको सीखने को मिलेगा। और स्ट्रक्चर किस तरह से लोगों को मैनूवर करता है, किस तरह से बेवकूफ़ बनाता है। स्मार्ट मनी किस तरह से रिटेलर को ट्रैप करती है, ये हम आज सीखेंगे। So drop a yes if you guys are ready to dive deep into the class for today. अच्छा, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना है जिसमें प्राइस उन एरियाज को टारगेट करती है जहाँ पे ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। यानी कहीं पे अगर आपने नॉर्मली बाय किया हो, आपने देखा है कि यहाँ से आपने बाय किया है, मार्केट यहाँ से आती है, इधर से आपका स्टॉप लॉस लगता है और यहाँ से ही फ़ौरन वापस चली जाती है। अक्सर इस तरह से हुआ होगा आपके साथ। तो ये वो चीज़ आपने याद रखनी है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स होती है जहाँ से आप नॉर्मली अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अब इसके बाद हमने अपना स्टॉप लॉस वहाँ पे रखना है जब दूसरे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाएँ। या आपको लग रहा था ना जहाँ पे बाय करना है, वहाँ पे अब आपने बाय नहीं करना, आपने उसको जाने देना है। वो स्वीप हो के जब वापस आ जाएगी तब आप बाय करेंगे, बाद में बाय कर लें। आप उसमें वेट कर लें पेशेंस के साथ, आपका 10-15 पिप्स का स्टॉप लॉस बड़ा हो जाए, खैर है। लेकिन एक्यूरेसी ट्रेड की हाई होनी चाहिए। आप पता क्या कोशिश करते हैं, नॉर्मली लोग उनकी अप्रोच ही होती है, नीचे आ रही मार्केट में पिन पॉइंट से पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लो, लेकिन वो पिन के चक्कर में नीचे आ जाती है मार्केट और यहाँ से उनका अकाउंट खाली कर के ऊपर चली जाती है। अब वही ट्रेड का आपने वेट किया होता, मार्केट सीधा जितना आना था नीचे आके यहाँ से कंफर्म करके ऊपर बुलिश चली जाती, यहाँ से पुल बैक पे आप बाय शाय कर लेते तो फिर आपकी ट्रेड ही अच्छी चल जाती। बेशक इधर से यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस बढ़ा है, पिन पॉइंट से आप नहीं पकड़ पके सके, यहाँ से आपकी एंट्री नहीं लगी, लेकिन आप एटलीस्ट हैं तो प्रॉफिट में ना, फायदा तो आपको हो रहा है ना। अच्छा, उसके बाद है जी स्ट्रक्चर हेल्प्स प्रिडिक्ट वेयर लिक्विडिटी सेट्स। स्ट्रक्चर आपकी हेल्प करता है कि लिक्विडिटी कहाँ पे है। जैसे कल आपको बताया था कि इस तरह से हायर लोज और हायर हाईज जो होते हैं, यानी ये आपका एक हायर हाई है और ये आपका हायर लो है। सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से बना दूँ, इंटरनल वेव के अंदर प्राइस नीचे आ रही है, यहाँ पे कुछ इस तरह का सीन बन रहा है। अब मार्केट जितनी मर्जी ऊपर है, जितनी मर्जी नीचे है, आप ये नीचे को देखें, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ हुआ है, यहाँ भी नीचे का हुआ हुआ है। आप मुझे ये बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इज दिस मार्केट बुलिश और बेरिश, तो व्हाट विल योर आंसर बी? बताएं मुझे, बेरिश है या बुलिश है, ये स्ट्रक्चर क्या है? आपका जवाब, ये भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नीचे का हुआ हुआ है और ये भी हुआ हुआ है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये बुलिश है कि बेरिश है? जल्दी जल्दी बताएं। सभी लोग बेवकूफ बैठे हैं आज, बुलिश बुलिश कही जा रहे हैं। ये नीचे का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं नजर आ रहा आपको? बेरिश नदीम मलिक, यासिर चौधरी बेरिश, मोइज़ खान, जन्नत मलिक। ओके, माशाल्लाह, कितने नाम है जो अब देखें सही सही सारे हो गए हैं, सब सही बता रहे हैं। ये ज़रा मुझे नाम इनके नोट करने दें। ये बुलिश हैं, ये नदीम मलिक भी बेरिश हैं, और जो सही सही हैं वो यासिर चौधरी हैं, नदीम हैं और जन्नत मलिक हैं और राजा तलत। माशाल्लाह, ये जिन लोगों के शादेब अली समेत मैंने नाम लिए ना, ये जो बेरिश वाले हैं, इन लोगों ने कल को क्या करना है, अपना सदका देना है पहले तो, फिर बाद में बादाम शदाम लेके खाने हैं, और जब क्लास में आए तो ठंडे पानी से जो है ना वो छींटे मुंह पे मार के फिर आना है। और भाई ये बुलिश स्ट्रक्चर है। आपका हायर लो यहाँ पे कब टूटा है, मुझे ये बताओ, ये हायर लो कब टूटा है? मैं तो आपको कहानी करवा रहा था, मैं तो गोल चक्री दे रहा था आपको। ये कब टूटा है? ये स्ट्रक्चर तब शिफ्ट होगा ना जब ये हायर लो टूटेगा। ये इंटरनल जो मर्जी होता रहे। अभी वो थोड़ी देर पहले एक बंदे ने कहा है जी मुझे मार्केट की समझ ही नहीं थी आ रही, वो बुलिश है कि बेरिश है, मुझे स्ट्रक्चर का पता ही नहीं चला। मैंने उसको क्या कहा है अभी थोड़ी देर पहले सबके सामने आपको सबको बताया कि यार ये इस एक्सटर्नल वेव के अंदर यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वैल्यू नहीं है। हम इसी पॉइंट को देखते हुए कंसिडर करेंगे कि मार्केट बुलिश है। करेक्ट? अब कुछ होशियार लोगों को थोड़ा सा मजीद पता चलेगा कि यार ये तो रेंज बन रही है, तो मार्केट रेंज में है। प्यारे बच्चे, अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो स्ट्रक्चर बुलिश ही है, लेकिन आपको इसमें क्या रेंज है, तो इसमें आपको ट्रेड करनी चाहिए। रेंज में तो ट्रेड करनी नहीं चाहिए, सिंपल है। हम ट्रेड करते हैं कि जब मार्केट यहाँ पर नीचे इस बुलिश हायर लो के पास आती है, क्योंकि स्विंग पॉइंट है, ये स्विंग पॉइंट है। स्विंग पॉइंट से क्या होता है, मार्केट मोर लाइकली होता है कि वो रिवर्स कर जाए, ऊपर थी तो यहाँ से नीचे आ जाए। तो ये स्विंग पॉइंट के पास जब मार्केट रेंज करते कराते आ जाती है तो यहाँ से हम बाय देखते हैं।
اب پھر اس میں بھی اس میں ہم نے اس رینج کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس رینج میں اس نے کون سے پیٹرنز بنائے ہوئے ہیں، ان پیٹرنز کی بنیاد پہ یہاں سے بائے دیکھتے ہیں. بعض اوقات پیٹرنز ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ والا ہائر لو ٹوٹ جانا ہے، نیچے کو پرائسز نے گر جانا ہے. بعض اوقات ایسے پیٹرنز ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ والا ہائر لو کام کرے گا، مارکیٹ یہاں سے واپس اوپر چلی جائے گی. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر، وہ ہم دیکھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے. ابھی اسٹرکچر ہمیں بتاتا ہے کہ پرائس میں لیکوڈیٹی کہاں پہ ہے. پرائس آفن بریکس اسٹرکچر ٹو کلیکٹ لیکوڈیٹی بیفور کنٹینیوئنگ اور ریورسنگ. یہ کیا کہانی ہے؟ اگر ایک بیرش ٹرینڈ ہے، یہ بیرش ٹرینڈ ہے، یہاں پہ مارکیٹ اس طرح سے کرتی ہے، یہ ریٹریسمنٹ وغیرہ کرتی ہے، اصل میں یہاں پہ لیور ہائی پڑا ہوا یہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کا لیور لو تھا یہاں پہ، یہ بھی آپ کا ایک لیور لو تھا پیچھے والا. اب پرائس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اب بریک آف اسٹرکچر ہو گیا، یہاں پہ بریک آف اسٹرکچر ہو گیا، مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، لیکن یہ کیا کرتی ہے ادھر سے اس طرح تھوڑا سا اوپر ہوتی ہے، اس کو سویپ کرتی ہے کینڈل، یہ بنتی ہے اور یہ جا رہی ہے وہ نیچے. میں بائی کرتا ہوں تو شیل ہوتی ہے، میں شیل کرتا ہوں تو بائی ہوتی ہے. وہ جن لوگوں نے یہاں پہ بریک آؤٹ دے کے بائی کرنا تھا ان کی شیل ہو جانی تھی، پھر انہوں نے کہنا میری تو قسمت ہی خراب ہے. آپ کے ساتھ بھی اس طرح کی کہانی ہو سکتی ہے. اس لیے اسٹرکچر میں ہمیشہ اپنے لور ہائی اور ہائر لو ان کے اوپر فوکس کرنا ہے. اگر ہائر لو پروٹیکٹڈ ہے تو آپ اس میں بائی ہی فائنڈ کریں گے. اگر پرائسز بلش ہیں، ادھر سے جو مرضی ہو رہا ہے نا، ایسے بے شک تگڑی مارکیٹ نیچے آ رہی ہے، اس جگہ پہ آپ نے آ کے بائی کا سگنل ہی فائنڈ کرنا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آئے تو مارکیٹ بائی کر دو، نو وے، ویٹ کریں ادھر کوئی سگنل بنے تب آپ بائی کریں. انڈرسٹینڈنگ کچھ ہو رہی ہے کون نہیں ہو رہی؟ یہ نیچے مزید چیزوں سے آپ کو ہو جائے گی. ہم نے بریک آف اسٹرکچر کے لیے کیا رول رکھا ہوا ہے؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے جی وہ سگنل تو سمجھ نہیں آتی ہمیں. سگنل سمجھ آئے گی نا. آج دیکھا نہیں آپ نے کیسے سگنل چل رہے تھے؟ ایکسپیرینس کریں گے، وہ جو دماغ میں سستیاں بھری ہوئی ہیں ان کو نکال کے لائیو مارکیٹ کو دیکھیں گے، ڈیمو اکاؤنٹوں کی جان چھوڑ کے ریئل اکاؤنٹوں پہ کام کریں گے، بے شک وہ سینٹ اکاؤنٹ ہی صحیح، سائیکالوجی کو انوالو کریں گے تب آپ کو سمجھ آئے گی. نیچے سے بائی کیا ہوا، اوپر سے سیل کیا ہوا، پھر درمیان سے کہیں سے سیل کیا وہ بھی گر گئی ہے، کہیں درمیان سے بائی کیا وہ بھی چلی گئی اوپر. 4 ٹریڈیں میں نے کی ہیں، 2 4 ور ان پروفٹ سبسیکوینٹلی. آپ دیکھ رہے تھے نا، اس کا سوال ہے. یہاں پہ اب کیا ہوا ہے؟ پرائس اگر مان لیں کہ یہ بیرش ہیں اس طرح سے، سب سے پہلا کام کیا ہوا ہے؟ پرائس سٹاپڈ میکنگ نیو لور لوز. یہ ایسے تھی، یہاں سے اوپر گئی، دوسری دفعہ نیچے آئی، پہلے نمبر پہ کیا ہوا؟ سٹاپ میکنگ نیو لور لوز. اور یہاں پہ بھی ایک قابل غور بات، اس ہائی کے اوپر جا کے 2 کینڈل کلوز نہیں ہوئی، تاکہ ہم اس کو اگر یہاں پہ بھی کہتے کہ یار چینج آف کریکٹر وغیرہ ہو گیا یا مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، نہیں، وہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہمارے پاس یہ والا ہے. لیکن اس کے اوپر بھی مارکیٹ نے اپنی نیک لائن جو ہے وہ بھی بریک کر کے 2 کینڈل کلوز نہیں کی. یہاں پہ دیکھ لیں، نظر آ رہا ہے نا. ٹرینڈ ریورس ہونے میں ہم نے کہا تھا سب سے پہلے مارکیٹ ول سٹاپ میکنگ نیو لور لوز. یہ ایک لو تھا یہاں پہ، اگر ہم ایسے لیں تو یہ ہائی، یہ لو، یہ لور ہائی، اور یہ لور لو اگین، یہ والا ہمارے پاس ایک لور لو تھا. ان کو ہم دونوں کو ایکول لوز بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ پرائسز چینج آف کریکٹر کرنے میں فیل ہو جاتی ہیں، یعنی اپنے لور ہائی کے اوپر جا کے 2 کینڈلز کلوز نہیں کرتی، نیچے آ جاتی ہیں. نیچے آ کے بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ لیول ہے ہمارے پاس جس کے نیچے اگر 2 کینڈل کلوز ہوں گی تو ایک لور لو کریٹ ہوگا نیو والا، اور ایک بریک آف اسٹرکچر فارم ہوگا، رائٹ. بٹ اب مجھے یہ بتائیں، کیا میں نے ایک سوال ڈالنے کے لیے آپ کے سامنے یہ لیکوڈیٹی یہاں پہ رکھا ہوا ہے، آپ لوگوں نے مجھے یہ بتانا ہے کیا یہ ایک بریک آف اسٹرکچر نہیں تھا؟ جو کہتے ہیں کہ یہ نیچے کو مارکیٹ نے اس طرح ٹرینڈ کنٹینیوشن کی ہے وہ یہاں پہ 1 لکھیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ریورسل کا سگنل ہے وہ 2 لکھیں. ریورسل والے 2 اور کنٹینیوشن والے 1. جلدی کریں نا، 1 2 فٹافٹ سے. ریورسل کا سگنل، ریورسل سب 2 2 لکھ رہے ہیں. بڑے سیانے ہو گئے ہیں پھر تو آپ یار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے. پھر آپ کو آئیڈیا ہے کہ یہ ایک ریورسل کا سگنل ہے بیکاز آف دا لیکوڈیٹی سویپ، اور 2 کینڈل کلوز بھی نہیں ہوئی.
इस वजह से हमारे पास यहाँ पे इस कैंडल के बुलिश क्लोज होने की वजह से वापस, यानी जिस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था उस लेवल के अंदर जाने की वजह से एक रिवर्सल का सिग्नल कंफर्म हो गया। इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। एक लगे ऐसे कि रियल ब्रेकआउट हो रहा है लेकिन वो फेक ब्रेकआउट हो जाए, प्राइसेस उस लेवल के नीचे कोई भी सपोर्ट बनी हुई, कोई भी रेजिस्टेंस, मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ पे आके छोटी सी सपोर्ट बनाई और नीचे एक कैंडल इस तरह से क्लोज कर दी, रेड क्लोजिंग दे दी ये कैंडल ना। मान लो कि ये कैंडल ऐसे क्लोज होगी नीचे आके, इसके बाद वाली फौरन अगली कैंडल क्या करती है, वो यहाँ से वापस ऐसे ऊपर चली जाती है। तो ये एक फेक ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा। ये कैंडल यानी यहाँ पे क्लोज हुई थी ना और ये वापस ऊपर चली गई, तो अब ये सेटअप बाय के लिए एक्टिव होगा। समझ आ रही है? ये फेक ब्रेकआउट की सबसे सादा मिसाल है। उसके बाद ये देख लें लिक्विडिटी स्वीप, ये सेल साइड लिक्विडिटी है। जितने भी लोज के नीचे जहां पे भी आप देखें ना कि बाय ट्रेड का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, बाय की ट्रेड का जो भी एसएल होगा ना वो एक सेल साइड लिक्विडिटी कहलाएगी। सेल साइड लिक्विडिटी, बाय की ट्रेड के स्टॉप लॉसेस क्या होते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी होते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल की ट्रेड की जो स्टॉप लॉस है वो क्या कहलाएगा, तो आप लोग जरा मुझे लिख के बताएं। सेल की ट्रेड का स्टॉप लॉस है अगर, तो उसका आप क्या कहेंगे? इंटरेक्टिव रहा करें यार आप। बाय साइड लिक्विडिटी, बिल्कुल आप उसको बाय साइड लिक्विडिटी कहेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप BSL लिख सकते हैं और सेल साइड लिक्विडिटी को आप SSL लिख सकते हैं। ये ट्रेडिंग टर्म्स हैं सिंपल जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पे देखें कितनी मजे की बात है। इधर क्या था, लंबी कैंडल नीचे गई थी, लेकिन इधर क्या हुआ, सिर्फ कैंडल ने विक मारी है, एक कैंडल ने विक मारी है, प्राइसेस नीचे आ गई हैं। यानी पिछले हाई के ऊपर उसने दो कैंडल क्लोज नहीं की जाके, बल्कि उसके ऊपर से विक लगा के स्वीप कर दिया है। कोई भी सपोर्ट, या जैसे ये वाला हाई है ना, ये लगा हुआ है, प्राइसेस यहाँ से ऊपर जा रही हैं। यहाँ पे आप देखें सबसे पहला तरीका तो ये कि इधर एक लाइन लगाई हुई है, इसके ऊपर एक कैंडल जाए ऐसे और वो इस तरह से विक लगा के, सबसे आइडियल तरीका है कि वो रेड क्लोज हो जाए इस तरह से कैंडल, ये सेल का सिग्नल होगा। वॉल्यूम इसमें कैसा होना चाहिए, बाद की बातें हैं, बाद में डिस्कस करेंगे इनको भी। दूसरा तरीका ये है कि ग्रीन कैंडल इसके ऊपर विक लगाए और वापस आके ऐसे नीचे क्लोज हो जाए। तीसरा तरीका ये है कि एक ग्रीन कैंडल ऊपर जाए, ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे जाके, इसके बाद एक रेड कैंडल आए और वो नीचे दोबारा इसकी क्लोजिंग ले, यानी दो कैंडल ऊपर क्लोज होने के बजाय दूसरी कैंडल वापस नीचे आ जाए, तो ये भी एक लिक्विडिटी स्वीप की ही निशानी है। समझ आ गई है? अब कौन सी लिक्विडिटी स्वीप कितना अच्छा काम करेगी, ये हमने एडवांस्ड मेथड्स में पढ़ना है। हाउ स्मार्ट मनी मूव्स थ्रू स्ट्रक्चर, स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से मूव करती है। जो आपने आईडीएम वगैरह पढ़ा था ना कि आईडीएम के बगैर स्ट्रक्चर नहीं होता, कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था इस तरह का पर्सनल, सर क्या आईडीएम के बगैर स्ट्रक्चर कामयाब नहीं होता, क्या एक मार्केट के स्ट्रक्चर को मेंटेन रहने के लिए आईडीएम ज़रूरी है? आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट को ऐसे ना समझें कि ये कोई मतलब दुनिया किसी और दुनिया की आई हुई कोई चीज़ है, ये कोई पता नहीं क्या आप लोगों के खिलाफ है। भाई दुनिया में जिसको कंट्रोल कर रहे हैं, दे आर आल्सो ह्यूमंस एंड यू एज वेल, सो व्हाई अफ्रेड, लर्न इट एंड बीट द मार्केट, सिंपल फार्मूला है। स्मार्ट मनी मार्केट में कैसे मूव करती है, रिटेलर को ट्रैप करते हुए। रिटेलर की लिक्विडिटी उनको चाहिए होती है, इवन वी आर नॉट रिटेलर्स, they need a bunch of liquidity and we cannot provide a huge liquidity to them, so for fulfilling their orders they must have to target to the other participants, the large participants जिनके पास large pool of money है उनको भी as well। यानी अगर एक बंदा है, सिंपल सा आप सोचे ना, एक हेज फंड है, उसको क्या करना है, जिसको 900 मिलियन के साथ क्या करना है, उसको कहीं से सेल करना है, सेल का ऑर्डर लगाना है। हमारे पास क्या है, 10,000 का अकाउंट, बड़ी मार मारेगा कोई बंदा $1,00,000 का अकाउंट, बड़ी मार मार के कोई, ये होते हैं 1000 लोगों में से सिर्फ एक के पास या मैक्सिमम 2 के पास, इतना बड़ा नहीं तो सब लोग नॉर्मल लीवरेज जो मिल जाती है तो छोटे अकाउंट ही रखते हैं।
अगर किसी के पास इतना बड़ा अकाउंट है भी तो वो उसमें लॉट साइज छोटी छोटी लगा रहा होगा, पता लगे 0.5 लगा रहा है, लीवरेज उसने ली नहीं 0.3 लगा रहा है, सिर्फ अपने रिस्क को मैनेज करने वगैरह के लिए उसने ये रखा हुआ है इतना बड़ा अकाउंट। अब ये अगर 900 मिलियन से सेल करने जा रहे हैं तो रिटेलर इनकी लिक्विडिटी पूरी नहीं कर सकते। इनको इतनी ही क्वांटिटी में सेल करने हैं जिस जगह पे इन्होंने, उस जगह पे बायर चाहिए जो इतने ही पैसों से बाय करने के लिए भी मौजूद हो। देखें ना, आप एक किसी भी मंडी में चले जाते हैं, किसी भी मार्केट में चले जाते हैं, वहाँ से आप कहते हैं जी मुझे जो है ना वो कोई फ्रूट लेना है खाने के लिए, कोई एप्पल बाय करने हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो क्वांटिटी आप वहाँ पे ख़रीदने के लिए डिमांड डालते हैं, वो आप कहते हैं कि जी मुझे चाहिए 1000 ट्रक। आपके सिटी की जो मार्केट है वहाँ पे प्रोबेबली आपको नहीं मिलेंगे, किसी भी सिटी में आपको ये नहीं मिलेंगे, 1000 ट्रक कहीं पे होंगे ही नहीं, आपको कैसे मिलेंगे। आप किसी टाउन में रहते हैं, छोटा मोटा कोई टाउन है, कोई नॉर्मल अपने मोहल्ले की किसी दुकान पे चले जाते हैं, वहाँ पे अभी जाके आप अगर डिमांड कर दें कि यार मुझे जो है ना वो 1000 केजी चाहिए, 1000 केजी एप्पल चाहिए, वो कहेंगे यार किधर पागल आ गया, मुँह उठा के चल भाग जा, कोई नहीं है। आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो आपको इस प्राइस के ऊपर, इस कीमत के ऊपर 1000 केजी की क्वांटिटी में सेल करने के लिए, बेचने के लिए तैयार हो। तो स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर पूरे करने के लिए मार्केट में इस तरह के पैटर्न्स बनाती है कि दूसरों को लगे। अब एक सादा सी मिसाल, इसी एप्पल वाली मिसाल को सादा करते हैं मजीद, और फिर इस मार्केट की मूव को आपको मैं समझाता हूँ। आपके टाउन के अंदर आवाज़ तो आ रही है ना मेरी आपको, और स्क्रीन भी नज़र आ रही है ना? एक दफ़ा ज़रा यस करें, बड़ी काम की बात करने लगा हूँ ना। आपके टाउन में है जी 50 दुकानें हैं, हर किसी के पास 10-10 किलो जो है, 5 किलो 50 किलो जितने भी हैं वो एप्पल पड़े हैं। अब आप लगा लें कि इनके पास एक एक के जी जो है ना एप्पल है, आसान तरीन कर लेते हैं 1 kg एप्पल हर किसी दुकान वाले के पास है। 50 टोटल शॉप्स हैं, आपको चाहिए 50 किलो ही एप्पल। आप इनके पास जाते हैं, इनको कहते हैं कि यार मुझे जो है ना वो आपके पास 1 किलो पूरा का पूरा जो पड़ा वो दे दो। वो ये 100 दफ़ा सोचेंगे यार ये सारे के सारे क्यों ले रहे हैं, एप्पल को बहुत रेयर चीज़ अगर होगी है तो ये लोग सोचेंगे यार मैं क्यों बेचूं इसको, सारे क्यों लेने आ गए। नॉर्मली तो लोग लेते हैं 100 ग्राम ले लेते हैं, 50 ग्राम ले लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ज़ाफ़रान लगा लें, मतलब यूनिक चीज़ है जो सारा ही आप क्यों खरीदेंगे। या गोल्ड की एग्जांपल ले लें यार, गोल्ड ही है, आप रियल मार्केट में भी गोल्ड कर रहे हो तो गोल्ड ही ले लो। अगर आपके खाने में गोल्ड वाली बात घुस जाए, सुनार की मार्केट में आप चले गए, वहाँ से आपने सोना खरीदना शुरू कर दिया, एक एक केजी 50 दुकानों पर पड़ा था, आप उनको कहना शुरू कर दो कि यार मुझे सारा दे दो। वो लोग कहेंगे लग रहा है कि मार्केट में प्राइस बढ़ेगी, सारा नहीं बेचेंगे यार, ये बंदा इतना क्यों खरीदने आ गया एकदम से, लगता है कोई गड़बड़ है। वो आपस में एक दूसरे से पूछना शुरू कर देंगे, उनके राब्ते शाब्ते उसी वक्त तेज हो जाएंगे, ओ भाई 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 एक बंदा आ गया सारा गोल्ड मांग रहा है। इससे चांस है कि वो क्या करेंगे, प्राइस मजीद बढ़ा देंगे। अगर वो 1 केजी गोल्ड पहले आपको दे रहे थे ना, हो सकता है कि 50 मिलियन में, अब वो क्या करेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं भाई मैं तो 60 में दूंगा। वो कहते हैं ना कि भाई तेरी सलाह ही नहीं है, तू बेचना चाह ही नहीं रहा, तो ता इन्नी ज़्यादा पर प्राइस जो है ना बता के वो दस रहे हैं, तो ऐसी तेरे को लेना ही कोई नहीं। इस नीयत से कि यार डिमांड पता नहीं क्यों इतनी बढ़ गई है, अनहोनी होने वाली है, चलो जितना लूटा जा सकता है इस बंदे को लूट ले, वो प्राइस बढ़ा के बताएंगे। अब आप हो स्मार्ट मनी, आप क्या करते हो, आप चाह रहे हो कि मैं खरीदूं भी सारा का सारा 50 किलो ही, और खरीदूं भी इसी 50 मिलियन पर केजी की प्राइस के ऊपर। फिर आप क्या करोगे, उनके दिल में डर डालोगे पहले कि यार मार्केट में ना आपके ऊपर टैक्स लगने लगा है, या यहाँ पे ना कोई कोई जो है ना डाकू लुटेरे आ गए हैं, दुकानें लूट लेंगे आपकी। इस तरह उनके दिल में डर डालेंगे, इंड्यूसमेंट डालेंगे, उनको बेवकूफ़ बनाएंगे आपके, यार बस ना मार्केट गई। वो कहेंगे यार ये 50 मिलियन पे बिक रहा है, इसको 45 पे भी ये बिकता है ना तो बेचो। ये ना हो कि ये जो 50 मिल रहे हैं ये भी जाते रहे और हम हाथ धो बैठे इससे। स्मार्ट मनी अपनी, स्मार्ट उसको इसीलिए कहा जाता है कि स्मार्ट है, शार्प माइंडेड है। वो अपने ऑर्डर तो मतलूबा प्राइस पे या उससे भी सस्ते खरीदने के लिए ना लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लोगों को ये लगता है कि अब मार्केट जाएगी नीचे, अब जिस वक्त वो सारा खरीद लें। अभी आपने यही मार्केट से सोना अगर मतलब इनको डराया धमकाया कि मार्केट जो है ना नीचे जा रही है भाई, गिरने लगी है, इन्होंने सस्ता कर दिया 45 मिलियन, इन्होंने आपस में राब्ते भी नहीं किए, उन्होंने कहा यार बस मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, बेच दो बस।
انہوں نے 45 ملین پر کے جی کے حساب سے آپ کو دے دیا, آپ نے سارا گولڈ مارکیٹ سے اکٹھا کر لیا, خرید لیا. اب جس کو بھی گولڈ چاہیے وہ آپ کے پاس آئے گا, کسی اور کے پاس مارکیٹ میں ہے ہی کو نہیں ہے. یہ ساری شاپس آپ کے انڈر کنٹرول آ گئی ہیں, اس میں آپ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے تو کیا ہوتا تھا نا, ایک بندے کے پاس کوئی لینے گیا ہے, وہ کہتا ہے جی نہیں میں 51 ملین کا دے رہا ہوں, وہ کہتا ہے تو جا پر میں تے تو نہیں لینا, نال والا 50 کا دے رہے ہیں مودے کو لے لینا. وہ اپنا روب جما رہا تھا کہ یار 50 دکانیں میں کسی اور کے پاس سے لے لیتا ہوں. لیکن جب ساری شاپس آپ کی اپنی ہیں تو آپ سب کو بول دو کہ یار 1 سینٹ بھی کم نہیں کرنا بھائی, سیم پرائس رکھنی ہے. تو آپ اپنی مرضی سے ڈیمانڈ بڑھا سکتے ہو, پیسے اپنے منہ مانگے مانگ سکتے ہو لوگوں سے جتنے آپ چاہو گے. لوگوں کی مجبوری ہے اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں, ان کو دینے پڑیں گے, ڈیمانڈ بڑھے گی. وہی جو پہلے لوگوں کو ہو سکتا ہے 50 ملین میں ملا تھا, آپ نے گیم ڈالی مارکیٹ میں, کچھ انسرٹینٹی پھیلائی, لوگوں نے پرائسز کم کیا, آپ نے سارا خرید لیا. اب آپ کے پاس ہے, آپ کے کنٹرول میں, پرائس بڑھا دو جتنی مرضی, اس سے کیا ہوگا, لوگوں کو آپ سے خریدنا پڑے گا مطلوبہ پرائس پہ. اب آپ بھی اتنے بیوقوف نہیں ہو کہ 50 ملین کی جگہ آپ کو کہ میں 500 ملین کر رہا ہوں, کیونکہ اتنی تو کسی کی قیمت خرید ہے ہی نہیں, وہ کوئی تو خریدے گا ہی نہیں. آپ کو ریزنیبل سی کر دو گے, 70 ملین کر دو گے, 80 کر دو گے, جتنے پہ لوگ خرید رہے ہیں آپ سے اتنا تک آپ رکھ دو گے. ایسے ہی ہے, بات سمجھ آ رہی ہے, کھانے میں گھس رہی ہے. اوکے ٹھیک ہے. اب یہ جو اسمارٹ منی ہوتی ہے نا, اگر اس میں ایک بلش ٹرینڈ چل رہا ہے نا, پرائس بڑھتی جا رہی ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, ایک جگہ سے یہاں پہ رک جاتے ہیں, پروفٹ ٹیکنگ وغیرہ کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں مارکیٹ تھوڑا سا نیچے آتی ہے. تھوڑا سا نیچے آئی, اب یہاں پہ بائی نہیں کریں گے, یہ ان کو چاہیے اس جگہ پہ 100 ملین کی بائنگ, $100 ملین سے یہ بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس جگہ پہ جو سیل کرنے کے لیے اس لیول پہ جو لوگ موجود ہیں وہ ہیں صرف $40 ملین کی ایکویٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے, یعنی اس جگہ پہ سیل آرڈر 40 ملین کے ہیں. اگر 40 ملین پہ آپ سوچو کہ ایک بندہ دوسری طرف, وہ آپ نے گاڑیاں لینی ہیں, 10 ملین کی ایک کار ہے, 40 ملین کی اس کے پاس گاڑیاں موجود ہیں, ٹوٹل 4 گاڑیاں, آپ 100 ملین کی لینا چاہ رہے ہو, یعنی 10 گاڑیاں لینا چاہ رہے ہو. اگر آپ اس بندے سے لے لیتے ہو ادھر 4 گاڑیاں, آپ کو اگلا بندہ ڈھونڈنا پڑے گا. پھر ہو سکتا ہے اس کی پرائس 10 کے بجائے 11 ملین پر گاڑی ہو, تو آپ کا جو پلان تھا 10 گاڑیاں 100 ملین کے اندر, وہ تو فیل ہو جائے گا. اور آپ کسی کو جا کے پریشرائز بھی نہیں کر سکتے کہ یار میرے پاس 100 ملین ہے, میں 10 گاڑیاں لینا چاہ رہا ہوں, مجھے 11 کے بجائے 10 میں دو. اس لیے یو ول آلویز بی پریفرنگ کہ یار میں تو اس سیم پرائس کے اندر سب سے بائی کر رہا ہوں. تو اسمارٹ منی کیا کرتی ہے, کسی بھی بے تک کی جگہ پہ بڑا آرڈر نہیں لگاتی, وہ ویٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو سب کو لگے سیل ہو گیا مارکیٹ میں, ایک ہی جگہ پہ زیادہ سے زیادہ کوانٹٹی میں ان کو مل جائے, ان کو زیادہ خوار نہ ہونا پڑے, آرڈرز کو بار بار کلیکٹ نہ کرنا پڑے. ابھی تو بہت چیزیں ایڈوانس باقی پڑی ہیں, میں تو آپ کو وہ آپ کے سمپل کام دماغ کے اندر جو ہے نا وہ گھسا رہا ہوں, سادہ سی چیزیں. یہ گھس گئی نا, آگے والی چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. مارکیٹ میں پرائس اوپر نیچے جاتی دیکھ کے لوگوں کے دل دھک دھک ہو رہے ہوتے ہیں نا, وہ دھک دھک ختم کر رہی ہیں, سائیکالوجی بہتر کرنی ہے مارکیٹ میں, باقی ساری چیزیں آسان ہی ہیں. آپ کی سائیکل ٹھیک ہوگی نا, سمپل سپورٹ پہ بھی آپ ٹریڈ لگاؤ گے, وہ بھی آپ کی پروفٹ میں جائے گی. آپ کو اتنا ایکسپرٹ بنا دوں گا, آپ کی ڈیڈیکیشن مجھے ریکوائرڈ ہے 100%. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یار اس جگہ پہ ان کو کیسے پتا ہے کہ ادھر 40 ملین کے جو ہے وہ کوانٹٹی موجود ہے, نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. اب ایک نارمل سے کسی شکاری کی اگزامپل لیتے ہیں, کوئی پرندوں کا شکار کرتا ہے, کوئی مچھلیاں پکڑتا ہے, کوئی بھی مچھلیاں پکڑنے والے کی مثال لے لیتے ہیں. ایک نارمل سی کوئی نہر گزر رہی ہے, کسی بھی گاؤں کے کنارے سے جو ہے نا وہ نہر گزر رہی ہے. اب مچھلیاں پکڑنے والا آپ کو ادھر نظر نہیں آئے گا, اس کو پتہ ہے یہاں سے ملنی بھی نہیں ملے گی, چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ملیں گی, وہ بڑی نہر میں جائے گا, ہمیشہ دریا میں جائے گا, اور دریا میں بھی ایسے مخصوص مقامات پہ جائے گا جہاں پہ اس کو پتہ ہے کہ یار یہاں پہ بڑی مچھلی پکڑی جائے گی. اور جو اسمارٹ منی ہے, اتنی بڑی شکاری ہے, اس کو نہیں پتا کہ کہاں پہ اسٹاپ لاسز لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے؟ ذہن میں بات گزری ہے کہ نہیں گزری؟ اب آپ کو میں نے اسی چیز کا ایکسپرٹ بنانا ہے کہ آپ کو پتا ہو سٹاپ لاس کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے, تاکہ لوگوں کے سٹاپ لاس لگیں. اب وہاں پہ جال پھینکو جہاں پہ مچھلی ہے. آپ نے مچھلی نہیں بننا بلکہ شکاری بننا ہے. تو اس بات کی آپ کو خیر سمجھ آئی ہے کہ اسمارٹ منی وائی ویٹس فار ا لیکوڈیٹی سویپ.
यानी वो लोगों को दिखाते हैं कि मार्केट सेल हो रही है, लोग मजीद सेल करते जाते हैं, मार्केट नीचे आ रही है सेल करते। अब जब इस लेवल का भी ब्रेकआउट देखा, जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे ये इस लेवल का भी फेक आउट, ये मैंने लिखा हुआ है, इस लेवल का भी ब्रेकआउट देखा। अब मान लें कि ये स्ट्रक्चर है 30 मिनट का, ये 30 मिनट की कैंडल, और ये जो रेड कैंडल थी आपको नीचे नजर आ रही है, ग्रेव स्टोन, सॉरी वो ड्रैगन फ्लाई डोजी सी, ये जो रेड कैंडल है, जब नीचे को इस लेवल से टूटी ना, लोगों ने कहा वाह 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 वाह, क्या बात है, मार्केट तो सेल होने लगी है भाई, ये तो ब्रेकआउट आ गया है। लेकिन यहाँ पे इतने ज्यादा बायर्स थे ऑलरेडी। इसको मैं ना आपको थोड़ा करीब करके दिखाता हूँ। ये आजा भाई आजा, ये देखें जरा, अभी गौर करना, ये एक सपोर्ट लेवल था, राइट। बड़े लोगों ने इधर बाय किया, बाय कर करके इधर उसका स्टॉप लॉस दे दिया कि ये एसएल पड़ा हुआ है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बाय के ऑर्डर का जो स्टॉप लॉस है वो क्या होता है, सेल साइड लिक्विडिटी, ऐसे ही है। बाय के ऑर्डर का स्टॉप लॉस क्या होगा, सेल साइड लिक्विडिटी। अब इस लेवल के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है, यानी बाय के ऑर्डर को जब को बंदा क्लोज करेगा, असल में वो सेल ही कर रहा है। आपने एक चीज खरीदी है कंपनी में, कोई चीज आपने खरीदी है, कोई बाय का ऑर्डर लगा दिया, कोई मोबाइल खरीद लिया है, अब आप उसको वापस कह के भाई मैं नहीं ये खरीद रहा, मैं डील अपनी कैंसिल कर रहा हूँ, लॉस में से। आपने 50 रुपए की कीमत पर एक मोबाइल खरीद लिया, उसकी कीमत आगे 40 रुपए पे, आपका तो नहीं नहीं भाई ये तो हो सकता है 20 पे आ जाए, मैं इतना ज़्यादा लॉस नहीं अफोर्ड कर सकता, 10 रुपए का मेरा लॉस था बस, इससे ज़्यादा मैंने इस मोबाइल पर रिस्क नहीं लेना, मैं इसको दे रहा हूँ, वापस ले लो। तो वो क्या करेंगे, आप सेल ही कर रहे हैं ना उस मोबाइल को, वापस 10 रुपए का लॉस आपने बुक किया, उसको आपने सेल कर दिया, वो प्लान कैंसिल हो गया आपका। अब यहाँ पे भी वही सीन है, जिन्होंने इधर से बाय किया था और उनको लगा कि ये मजीद नीचे चला जाएगा, हम ज्यादा लॉसेस में अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लग गए। उसके बाद कुछ मजीद सियाने लोग जो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर थे, हो सकता है वो यही वाले बायर्स हों, ब्रेकआउट देके ब्रेकआउट अपनी बाय वाली ट्रेड को क्लोज करें, सेल मार दें नीचे से, या मजीद नए सेलर के यार ब्रेकडाउन हो गया नीचे, बस मार्केट मजीद नीचे है, वो सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल। एंड अल्टीमेटली स्मार्ट मनी विल बी वेटिंग फॉर दिस मोमेंट ईगरली। यहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है, यानी सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, वही के ये कोई ऐसा मुकाम है किसी भी दरिया, किसी भी नदी झील में जहाँ पे बहुत ज्यादा मछलियां पाई जाती हैं, बहुत ज्यादा शिकार है, तो यहाँ पे जो जाल फेंकेगा वो पैसा बनाएगा। इधर से फिर जैसे ही बाइंग होती है तो फिर भाई उसका ये मूव आता है, इसको कहते हैं फेक आउट। और ये क्यों होता है, स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स को, अपनी क्वांटिटी को एक ही जगह पे सस्ता से सस्ता खरीदने के लिए या महंगे से महंगा बेचने के लिए फेक आउट करवाते हैं। जो आईडीएम वगैरह आपने पढ़ा हुआ था, आईडीएम बेसिकली होता है इंड्यूसमेंट, इसका मतलब होता है किसी को झुटलाना, मतलब आपकी मुट्ठी में कोई चीज़ नहीं है, बंद है, छोटा बच्चा है, आप उसको कहते हो भाई इधर आओ मेरे पास चीज़ है बच्चा, इधर आओ ये ले लो, और वो पास आता है, आप उसको पकड़ के दोनों बाजू से कहते हो चलो भाई बस्ता पकड़ो और अपना स्कूल में जाओ, चलो कोई चीज़ वीज़ नहीं है। तो इसको आईडीएम कहते हैं, ठीक है, इंड्यूस करना, दिखाना कुछ और एक्चुअल में कुछ और होना, ये आईडीएम कहलाता है। जैसे यहाँ पे आईडीएम उन्होंने किया, इंड्यूस किया तमाम सेलर्स को कि भाई मार्केट जा रही है नीचे, उन्होंने सेल किया, एंड स्मार्ट मनी ने अल्टीमेटली क्या किया, उन्होंने यहाँ से सारे बाय किए और वो जा रही है मूवर, वो देखते रह गए, सर मैं शेल करता हूँ बाय होती है, मैं बाय करता हूँ शेल होती है, वो सारे यहाँ पे जो है फिर देखते रहते हैं इधर उधर। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, मैंने ये जो 5-10 मिनट आपको लगा के एक चीज समझाई है, लिक्विडिटी स्वीप। मैं आपको सीधा ये भी बता सकता था कि एक विक लगने को इस तरह लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, लेकिन मैंने उसका पीछे रीजन बताया आपको, बिहाइंड द सीन जो वाई होता है ना किसी भी मूव के पीछे, ये क्यों हुआ है वो बताया, वो क्लियर किया। तो आपने जस्ट एक यस या नो लिख के मुझे बताना है कि आपको आइंदा मार्केट में ये पता होगा कि ये अगर लिक्विडिटी कहीं पे स्वीप हुई है तो क्यों हुई है। फटाफट से सारे लोग बताएं। देयर आर 62 पीपल एंड आई नीड a reply from everybody. Good to know guys, very nice, very nice. अच्छा जी, यहाँ पे ये अब चीज़ें मेंशन है, इनको भी पढ़ लेते हैं कि स्मार्ट मनी क्रिएट्स फेक आउट्स, जैसे ये फेक आउट यहाँ पे हुआ है, यानी फेक मूव करती है। आउट का मतलब किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस से आउट होती है, और फेक वो जो आउट होना होता है उसको वो फेक होता है, इसलिए इसको फेक आउट कह दिया। कोलेक्ट्स लिक्विडिटी, कोलेक्ट्स लिक्विडिटी से क्या मुराद है, यहाँ पे नीचे जो भी सेल के ऑर्डर्स थे, बाय साइड ट्रेड लगा के जिन्होंने स्टॉप लॉस रखे हुए थे, उन सब के एसएल, और वो तमाम दूसरे लोग
तो यहाँ पे सेल कर रहे थे इस सस्ते तरीन लेवल पे, यानी उनको डर पड़ गया ना कि अब ये मजीद सस्ता हो जाना। वो जिसके पास 50 मिलियन पर केजी पे यार जो बंदा सोना बेच रहा था, उसको ये लग रहा है कि यार अब ये चला जाएगा 10 मिलियन पर केजी पे, वो तो डर गया कि यार मैं तो इतना लॉस कर लूंगा, पहले ही मेरा ये 40 मिलियन पे आ गया, मैं इधर इसको बेच के 10 मिलियन का जो लॉस है ये तो मैं रिकवर कर लूंगा, इतना ज्यादा होगा तो कैसे रिकवर करूंगा। तो बंदा डर गया, तो इधर आके क्या करेगा, इतना सस्ता होगा सस्ते पे ही बेच देगा, यार ठीक है ले लो, कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना। उसको ये नहीं पता बेवकूफ को कि यहाँ से अब तो इसने 50 छोड़ के इसने 80 पे चले जाना। दिमाग में बात गुजरी है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद दे रिस्पेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर बट मैनिपुलेट रिटेल एक्सपेक्टेशंस। मैंने आपको क्यों कहा कि किसी भी लेवल के ऊपर या नीचे 2 कैंडल क्लोज होना लाजमी है। एक कैंडल 2 कैंडल नीचे क्लोज होना किसी भी सूरत लाजमी है। मैं रेड बना देता हूं आपकी आसानी के लिए, ये ऐसे, ये डोजी भी हो सकती है यहाँ पे, लेकिन इस लेवल से नीचे रहे। इट विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई एक्यूरेसी ट्रेड्स। अगर आप 2 कैंडल वाला रूल फॉलो नहीं करते तो चांसेस हैं कि आप मैन्यूवर होते जाएं। अब इसमें क्या होता है कि ये रिस्पेक्ट स्ट्रक्चर को कैसे करते हैं भाई, ये मूव है ना, यहाँ पे आएगी मार्केट, हो सकता है नीचे विक मार दे ऐसे, लेकिन क्लोज नहीं करेंगे 2 कैंडल नीचे, वो ऊपर जाएगी वापस अगली कैंडल। इसको कहते हैं कि उन्होंने स्ट्रक्चर को होल्ड रखा हुआ है, लेकिन रिटेलर को लग रहा है ओहो हो गई सेल पकड़ो पकड़ो कहीं ये मूव ना रह जाए। वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, एक फोमो नाम की चीज होती है एक, ये लगाते हैं चूना उधर लोगों को, तो आपने सिर्फ उस लगने वाले चूने से बचना है। तो बात समझ आ रही है, कि कौन नहीं आ रही? ये कौन है ये भाई? आपको तो मैं रिमूव करूँ ना जरा क्लास में से, ये जो कह रहा है कि बाय का सेटअप बना है, सेम कंडीशन है, तुम रियल मार्केट में क्या कर रहे हो हैं? क्या कर रहे हो? इधर मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये सब फारग चीज़ें भाई। फिर आपने कहना है जी सर जी आपने सेल करके भी प्रॉफिट बना लिया, आपने बाय करके भी प्रॉफिट बना लिया, लेकिन मुझे तो समझ नहीं है आपने क्या किया है। इन्हीं चीज़ों में से बातें होती हैं, पता नहीं कब समझोगे यार। और कर लो, अभी इधर जो बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस कर लो। अब यहाँ पे भी इस एग्जांपल में भी देख लें, यहाँ पे क्या हुआ है, सेम चीज़, स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट दी है, यानी अपना जो ये वाला पॉइंट था इसको नीचे तोड़ के 2 कैंडल क्लोज नहीं की, स्वीप के जस्ट विक लगाई है एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कंटिन्यू कर रही है मार्केट अपने स्ट्रक्चर को। एंड इस कंटिन्यूएशन के बाद आपका पहले तो ये वाला हायर लो था ना, क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे हायर लो आ गया आपका वैलिड। ये स्ट्रक्चर ऐसे मैप होगा, ये लो ये हाई, ये फिर हायर लो ये हायर हाई, एंड चूंकि ये वाला फिर स्वीप हो गया था, अब इसकी वैल्यू नहीं रही, यूज हो गया ये, अब आपका इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये हायर लो कंफर्म होगा। अब मार्केट अगर नीचे आती है, यहाँ से वापस नीचे गिरती है, तो चेंज ऑफ करेक्टर के लिए आप इस लाइन को नहीं देखेंगे, बल्कि इस रिसेंट विक को देखेंगे। यहाँ पे इसके नीचे आने से आपका मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो जिसको चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं वो होगा। समझ आ रही है बात कि कौन नहीं आ रही? अब किस चीज़ को आपने देखना है ये सब अंडरस्टैंड करने के लिए? बॉस को देखना है, चोक को देखना है, लिक्विडिटी जोन्स को देखना है। लिक्विडिटी जोन्स कैसे होते हैं? अभी आपको लिक्विडिटी जोन्स के बारे में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बताया, पढ़ते हैं इनके बारे में। वो तमाम एरियाज जहाँ पे सप्लाई या डिमांड, ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ भी है, ब्रेकर ब्लॉक है, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है, रिक्लेम्ड ब्रेकर, दुनिया की कोई भी चीज़ है उसमें सिर्फ सप्लाई डिमांड, ये एक रूल आपको मैं बताऊंगा जिसके ऊपर आपने काम करना होगा किसी भी सूरत में। ऑर्डर ब्लॉक भी उसमें भी आपने सप्लाई डिमांड देखनी है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक उसमें आपने डिमांड देखनी है, और डिमांड एंड सप्लाई की कुछ एक्यूरेसी के लेवल्स होते हैं फ्रॉम 50 to 100। मैंने ये अपने तरफ से जो है बनाए हुए हैं, मेरे अपने ज़ाती जो है वो टेस्ट शुदा है। इसमें से मैं आपको बताऊंगा कौन से डिमांड पे आपने
ایز اے بگنر کس ڈیمانڈ پہ کام کرنا ہے, ایز اے ایڈوانس ٹریڈر آپ کس ڈیمانڈ کو یوز کر سکتے ہیں. آئی ٹیل یو آل دا تھنگس دیٹ آر نیسیسری ٹو کیپ یو گائز پروفیٹیبل. کینڈل میں لیکوڈیٹی نہیں ہوتی. کسی خوبصورت نے سوال کیا ہے کہ ہاؤ وی نو دیٹ وچ کینڈل ہیو ہائی لیکوڈیٹی. کینڈل میں لیکوڈیٹی نہیں ہوتی, وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو کچھ زونس کے بارے میں بتاؤں گا جہاں پہ لیکوڈیٹی پڑی ہوتی ہے. اینڈ یہ سارے جو زونز ہیں یہ آپ کو یہ سپلائی ڈیمانڈ والا جو فارمولا ہے اس کے بعد پتہ چل جائیں گے کہ کون کون سے ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ لیکوڈیٹی ہو سکتی ہے. لیکوڈیٹی کا مطلب کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ لیکوڈیٹی کا کیا مطلب ہے؟ یس نو لکھیں ذرا, جلدی جلدی کریں. ہاؤ مینی آف یو guys know the مطلب آف لیکوڈیٹی؟ اسٹاپ لاس, منی, یس پیسہ, یس. What do you mean by پیسہ and stop loss and so much things? کلیئر جواب دیں نا. منی, ریٹیلر منی. اچھا ریٹیلر منی, واہ 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 واہ, آپ نے تو کمال ہی کر دیا. جو اسمارٹ منی کا پیسہ ہے وہ کون نہیں لیکوڈیٹی ہوتا. انفیملیئر ود ڈیفینیشن, کہ اگر نہیں پتہ تو سیدھا بول دیں ٹھیک ہے بھائی پتہ, ہم بتائیں گے نا. بائی اور سیل کے آرڈرز. ایک ڈیفینیشن بتانے لگا ہوں, غور سے سن لیجئے گا. لیکوڈیٹی از ریفرڈ ٹو وٹ, چلو اردو میں بتا دیتا ہوں یار, آدھے لوگوں کو سمجھ نہیں آنی. لیکوڈیٹی جو ہے نا وہ کسی بھی مارکیٹ میں ٹوٹل بائر یا سیلر جتنے بھی ہوتے ہیں نا ان کی جیب میں جو پیسہ ہے اس کو کہتے ہیں. اگر انگلش میں بات کریں تو refers to the ease of which you can execute a position on any price level. جتنے زیادہ لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا, یا وہ پروڈکٹ کسی بھی چیز کی لے لیں, لیکوڈیٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں جتنے زیادہ پارٹیسپینٹس وہاں پہ موجود ہیں. اب ایک تو ویسے مارکیٹ منڈی بھری پڑی ہے لوگوں کی, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ان لوگوں کے پاس پیسے بھی ہیں, آپ کو جو بھی مطلوبہ اپنی چیز چاہیے آپ لینے چلے گئے, جی ایک رنگ لینے چلے گئے, کہ ڈائمنڈ رنگ لینے چلے گئے. اب وہاں پہ بیچنے والے جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر وہ 1000 لوگ ہیں. آپ کو بآسانی اپنی مطلوبہ پرائس پہ وہ رنگ مل جائے گی. آپ کا بجٹ 50,000 ہے, آپ کا بجٹ 50 لاکھ ہے, آپ اپنے بجٹ کے اکارڈنگ اپنے مطلوبہ پرائس لیول پہ وہ رنگ خرید سکتے ہیں. زیادہ چانسز ہیں کیونکہ وہاں پہ شاپس زیادہ ہیں, لیکوڈیٹی زیادہ ہے. اگر لیکوڈیٹی کم ہوتی, 2-4 شاپس ہوتی, تو انہی کے دیے ہوئے ڈیزائنز, انہی کی دی ہوئی پرائس کے اوپر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑنا تھا, رائٹ؟ اب اگر مزید اس کو میں تھوڑا سا آسان کر کے آپ کو بتاؤں نا, تو لیکوڈیٹی ان فوریکس یا ان گولڈ مارکیٹ یا کسی بھی کرنسی مارکیٹ کے اندر یا ٹریڈنگ مارکیٹ کے اندر means how easily and quickly you can place a trade in a pair or a commodity. اس سے بھی آسان, liquidity is the availability of buyers and sellers in the market. پہلے تو میں نے یہ کہا تھا نا کہ کوئی دکانیں خالی ہیں, ان میں سامان ہی نہیں پڑا ہوا, تو ان کا فائدہ نہیں ہے. کوئی بندے 50 مارکیٹ میں کھڑے ہیں, ان کی جیبوں میں پیسہ ہی نہیں ہے, تو وہ لیکوڈیٹی نہیں ہے. مارکیٹ کے اندر تمام بائرز اینڈ سیلرز جتنی ان کی ویلیو ہے, ان کے پاس پیسہ ہے, اس کو لیکوڈیٹی کہتے ہیں. ہائی لیکوڈیٹی ہوگی تو زیادہ فائدہ ہے ہمیں, لو لیکوڈیٹی ہوگی تو ٹریڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. یعنی تھوڑی دکانیں ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ دکان والا 50,000 کی چیز کے آپ سے 70,000 مانگ رہا ہو, ہوتا ہے نا ایسے. جتنی جو چیز ریئر ہوتی ہے اس کی اتنی جو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے انیکسپیکٹڈلی سم ٹائمز. تو لیکوڈیٹی کی آپ کو ایگزامپل
जो है वो डेफिनेशन बता दी। अब तो पता चल गया ना लिक्विडिटी की क्या डेफिनेशन है भाई। चार पांच तरह से बता दिया मैंने। चलो ठीक है, अभी ये सप्लाई डिमांड पढ़ लें, फिर आपको जोन्स के बारे में भी बताएंगे, लिक्विडिटी जोन्स कौन से होते हैं। मॉड्यूल 4 सप्लाई डिमांड प्लस ऑर्डर ब्लॉक्स। Supply and demand zones are areas on the chart where big buyers or selling happen in past and price is likely to react again. आपकी उम्र 50 साल है, आपको 30 साल हो गए एक मंडी में जाते हुए, और वहाँ पे हर दफ़ा आप क्या ख़रीदने जाते हैं? ग्रैप्स। आपका कारोबार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से ग्रैप्स खरीदते हैं अपनी लोकल मार्केट से और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। एंड यू नो आपके घर के करीब ही है वो मंडी, बिल्कुल पास ही है। वहाँ पे जो ग्रैप्स की लोएस्ट प्राइस है वो जाती है किसी भी सीज़न के अंदर, मिनिमम से मिनिमम वो 100 रुपये पर केजी चले जाते हैं मंडी के अंदर, और आप आगे उनको कभी 400, कभी 500, कभी 600 रुपये पर केजी जो वो इजीली एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक डाउन ट्रेंड चलता है मंडी के अंदर, जैसे ही ग्रैप्स आना शुरू होते हैं सुबह सुबह के वक्त 200 रुपये, जो बेचने वाले हैं वो कहता है जी मैं 200 रुपये, कोई कहता है 220 रुपये, कोई कहता है जी मैं चलो 180 दे दूंगा, मुझे जल्दी ये जाना है, कोई कहता है जी 170 ले लो मेरे पास थोड़े से ख़राब हैं। करते कराते शाम हो जाती है, एक डाउन ट्रेंड चलना इसमें शुरू हो गया, इस तरह डाउन ट्रेंड। यहाँ पे आके 100 रुपये पर कीमत जैसे ही आती है, आपको पता है कि पिछले 30 साल में कभी 100 से नीचे ये को नहीं आया, तो अब ये क्या होगा? 100 से फिर ऊपर ही जाएगा। आप होशियार हो, यहाँ पे कहते हो कि जितना पड़ा हुआ सारा दे दो, 100 से खरीदते हो एकदम से प्राइस स्पाइक मार के फिर ऊपर। अब पिछली दफ़ा 100 रुपये से आपने खरीदा था, अगले साल फिर से जब मार्केट आएगी 100 रुपये के ऊपर, तो आपका फ़ौरन से दिल करेगा कि यार पिछली दफ़ा मैंने इस तरह से खरीदा था, बड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ था, इससे नीचे मंडी में प्राइसेस को नहीं जाती, तो 100 पे जब आए तो खरीद लो, दोबारा खरीद लो इसी जगह से। ऐसा होता है कि नहीं होता? यस नो करें ज़रा, यस और नो। गुड, गुड टू नो। मार्केट में भी ऐसे ही होता है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और उसमें प्राइसेस में कहीं एक जगह पे जाकर डिमांड आती है और मार्केट बुलिश हो जाती है, यहाँ से बुलिश आना शुरू कर देती है, एंड अगेन कहीं पे ऊपर जाकर इसमें डाउन ट्रेंड चलना शुरू होता है, और वही लेवल जहाँ पे पहले डिमांड आई थी उधर से ही चांसेस होते हैं कि दोबारा प्राइसेस ऊपर उठेंगी, क्योंकि लोगों को पता है यार पहले भी इधर से खरीदा था, प्रॉफिट हुआ था, अब भी उन लोगों में से ज्यादा लोग यहाँ पे खरीदेंगे, या वो तमाम लोग, आपके पास कोई 4 मेहमान आए हुए थे, या आप जब खरीद रहे थे पिछले साल 100 रुपए की कीमत पे यहाँ पे खड़े हुए, वो 4 लोगों ने आपको देख लिया था कि यार इधर से इसने खरीदा था, इसने बड़ा पैसा बनाया, इसने तो 4-5 जो है वो गाड़ियां ले ली हैं, 15-20 प्लॉट ले लिए हैं, बंदा अमीर हो गया यार, बड़ा पैसा बनाया इसने इस लेवल से खरीद के, इस दफ़ा मैं भी करूंगा। तो उन 4 ने आगे 4 को बताया, तो वो इस दफ़ा हो सकता है आप नहीं खरीद रहे इस जगह से, लेकिन और मजीद नए लोग ऐसे आ गए जो यहाँ से खरीद रहे हैं। और अगर अगली दफ़ा भी यानी नेक्स्ट ईयर इस जगह से इतने ज़्यादा लोग आ गए, आपकी पिछले साल की प्रोग्रेस को देखते हुए कि डिमांड बढ़ गई कंपेयर टू द सेलिंग, जितनी सेलिंग थी, जितने लोग सेलर थे, जितनी अवेलेबिलिटी थी उनके पास स्टॉक की, उससे भी ज़्यादा इन लोगों की डिमांड होगी कि यार मैं खरीदूंगा बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा खरीदूंगा, तो उनको मजीद रेट कम करना ही नहीं पड़ा, वो लोग उनका इसी रेट पे, जब 100 रुपये पर जो आपकी कुछ चीज़ बिक रही है, आप पागल हो उसको 70 रुपये पे करके बेचोगे, आप कहोगे ठीक है इधर से ले ले यार। तो यहाँ से ही फिर वो दोबारा ट्रेंड शुरू हो जाता है। Supply and demand areas, yes, zones on the chart are those price levels where in the past some big selling or buying happened, and in the next time when price visits those areas, it's more likely कि वहां से दोबारा एक रिवर्सल हमें मिल जाए। कि बात घुसी है खाने में या ले चलूं आपको थाने में? बताओ जरा।
फटाफट करो। बिजी है? ठीक है। बड़े मुस्कुरा रहे हो यार, ऐसे ही मुस्कुराया करो। अच्छा जी, सप्लाई जोन क्या होता है? सप्लाई जोन वो होता है जहाँ पे सप्लाई आती है, यानी वही चीज़ जो आपने 100 रुपये पे ख़रीदी थी वो चली जाती है मैक्सिमम, आपको पता है यार, आपका 30 साल एक्सपीरियंस है, चली जाती है 500 रुपये पे, इससे ऊपर नहीं जाती प्राइसेस। जैसे ही आपने 100 रुपये पे खरीद के स्टॉक करके सारी रखी हुई थी, अब वो देला भाई 500 रुपये पे मार्केट चली गई, आप निकालोगे सारी 500 रुपये सप्लाई, भेजोगे, पकड़ो मेरी तरफ से सारा ले लो, प्रॉफिट प्रॉफिट है यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं लेना। समझ आ रही है को नहीं आ रही यार, मुझे भी बताते चला करो साथ साथ। सप्लाई जोन वो होता है जहाँ पे मार्केट में लोग ये समझें कि यार ये एरिया है जिससे ऊपर मजीद मार्केट नहीं जाती। और इसको चार्ट के ऊपर पकड़ना कैसे है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, आई विल आल्सो टेल यू दिस। मेरा कोर्स का मेन मकसद पता क्या होता है? लोगों के माइंड में से अनसर्टेनिटी खत्म करना है, मार्केट में से जो डर होता है उनको वो खत्म करना है। क्या डरे नहीं लोग कि मार्केट में पता नहीं क्या होता है, कि भूत बंगला बैठा हुआ है इसके पीछे, वो आपको बड़ी लंबी कैंडल सेल की बन जाए डर जाएंगे पता नहीं क्या होगा, लंबी बाय की बन जाए तब डर जाएंगे पता नहीं क्या होगा, उन्हीं पे मजा आता है और ये लोग डर के बैठ जाते हैं। वो डर आपको खत्म करना है, एंड आई एम 100% श्योर यू गाइज आर कंप्लीटली रेडी फॉर दैट। इसी तरह डिमांड जोन मार्केट में वो एरिया होता है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर कभी आया होता है। यानी वो 100 रुपये वाले लेवल की जो हम एग्जांपल ले रहे थे वो आई है, यहाँ से सेलर के मुकाबले में बायर ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, किसी भी डिमांड या सप्लाई एरिया का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ सेलर ही हैं या सिर्फ बायर ही हैं। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट। इसमें कहीं पर भी किसी भी प्राइस लेवल पे 10 लोग हो सकता है बाय करने के लिए बैठे हों और उसी लेवल पे 100 लोग सेल करने के लिए बैठे हों, और अगली दफ़ा हो सकता है इसका वाइस वर्सा हो जाए। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि एक डिमांड एरिया में सिर्फ बायर ही होते हैं या सिर्फ सेलर ही होते हैं एक सप्लाई एरिया में, बल्कि उनकी पावर के साथ चीज़ें वेरी करती हैं। एक सप्लाई एरिया के अंदर अगर 100 सेलर्स हैं तो मतलब कि वहाँ पे 20 बायर्स हो सकते हैं, 10 बायर्स हो सकते हैं, कुछ थोड़े बायर्स होंगे, लेकिन सेलर्स ऑलवेज ज़्यादा होंगे, और डिमांड में हमेशा ऑलवेज बायर ज़्यादा होंगे। समझ आ रही है कि कौन नहीं आ रही? एक खूबसूरत भाई हैं अमार खान, उन्होंने कहा जी हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सप्लाई एरिया वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है? ये चीज़ बताने के लिए भाई आपको $20,000 पे करना पड़ेंगे, तब आपको बताएंगे, क्योंकि इस कोर्स में आपको हमने ये बताना ही नहीं है। इसलिए शायद आपको मुझे बातों बातों में लगा के पूछने की कोशिश करना पड़ी, वरना मैंने तो बताना ही नहीं था ये। मेहरबानी करें, जो बता रहा हूँ उस पर फोकस रखें। Q&A सेशन इसीलिए होता है कि उसमें चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मज़े मज़े की करके बताई जाती हैं। अभी तो ये शुरुआत है ना, अक्सर लोगों को ये होता है वो रिकॉर्डेड कोर्स, आप में से भी मेजॉरिटी ने देखे होंगे, मेरे रिकॉर्डेड कोर्स आपने देखे होंगे, एंड दे आर नॉट इनफ। I'll keep things to myself and only tell them in the Q&A sessions and in the live streams that we do right after the course. यहाँ पे कोर कंसेप्ट ही देते हैं। इसको देख के भी लोगों को एज नहीं मिलता कि यार कहाँ जाएं क्या करें, मतलब वो सीन नहीं है। मुझे अपने स्टूडेंट्स को कामयाब बनाना है, अपने साथ लेके चलना है, इफ़ दे आर डेडिकेटेड ओनली देन। अगर खुद ही सुस्त होकर बैठे हैं, नींद में पड़े हैं, पता नहीं यार, वो होता है ना वो किसी भी बड़े ये नॉर्मली मेट्रो स्टेशन के वो जो होते हैं ना ब्रिजेस वगैरह, या उनके नीचे छाँव की जगह होती है, वहाँ पे वो 3-4 भंगी जर्सी लेटे होते हैं। वो जनाब उन्होंने कहना आज भंग पीती है भाई, आज नहीं पता, परे हो जो परे हो जो, उनको कोई पता नहीं वो क्या मतलब सीन है उनका। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ना
क्लास ज्वाइन करते हैं और उनको नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं, और क्लास एंड होती है, कहते हैं ओहो हो इतना अच्छा म्यूज़िक बज रहा था, बड़ी मज़े की नींद आ रही थी, वो ख़राब हो गई, चलो अगले बैच में फिर से दाखिला लूँगा, नींद बहुत अच्छी आती है। कुछ लोग ना इस तरह के भी खूबसूरत हैं, ये रियल बात कर रहा हूँ मैं, जेन्युइन है। एक पिछले बैच, हमारे बैच 8 में एक था ऐसा, उसने मुझे बाद में बताया कि सर मैं जो आपकी क्लास ज्वाइन करती थी तो मुझे ना उसमें नींद आ जाती थी, मैं सो जाती थी, तो मैंने सीखा नहीं है, उसमें कोर्स नहीं किया, मुझे तो ये था कि आप लाइव सेशन में ऐड कर। जब मैंने उन्हें कहा ना कि भाई लाओ असाइनमेंट क्या किया तुमने, कोर्स में कुछ सीखा है तो सवालों के जवाब दो। नहीं सर मैं तो सो जाती थी, मुझे तो नींद ही बहुत आती थी। मैंने कहा आपने लाइव में ऐड कर ही देना तो वहाँ पर ट्रेड कर लेंगे। मैं कहा सुभान अल्लाह, चलो बाबू सारी रिकॉर्डिंग्स देखो, दोबारा से असाइनमेंट बनाओ, वो लगी भी है उसी काम में। तो वही बात आपसे कह रहा हूँ कि सोना नहीं है भाई, अगर कोई सो रहा है तो होश पकड़े। तो ये जो है ना, नींद आपको महंगी पड़ेगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम जो है वो टेक्निकली समझते हैं, शुगर मेला भी साथ साथ थोड़ा बहुत चलता रहता है। अच्छा, आज मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा कि जो सप्लाई एंड डिमांड है ना वो क्या होती है, बाकी इसकी जो वेरिएशन वगैरह हैं टाइप टू वो कल को पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि आपको पता होता है कि मार्केट अगर ऐसे है ना, यहाँ से गिरेगी, यहाँ से गिरेगी, वापस यहाँ से गिरेगी, जब ऊपर जा रही है तो कौन सा लेवल है जहाँ से गिरने के ज़्यादा चांसेस हैं? बिकॉज 100% मार्केट में कुछ भी नहीं है, देयर इज ऑलवेज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। आपको सिर्फ एग्जीक्यूट वहाँ पे करना है जहाँ पे आपको 100%, मोर देन 100% जो है आपको सिक्योरिटी है, ठीक है, यू विल जस्ट एग्जीक्यूट देयर। अब इंसानी माइंड आप अगर 100% समझ के भी करेंगे, हो सकता है वो सिर्फ 70 ही हो, वो 80 ही हो, आप अपनी 100% अगर देंगे तो तब है। अगर आपकी ही तरफ से वो 60% है तो बच्चों को फिर 30 पे ही आ जाएगी और आप फिर लॉस ही करेंगे। आपने एक चीज़ याद रखनी है, जहां पे भी आपको दो ग्रीन कैंडल्स के दरमियान एक रेड कैंडल नजर आ जाए, इसको क्या कहेंगे, डिमांड या सप्लाई? एस या डी लिखें फटाफट से, मिनट से पहले जल्दी बताएं। प्राइस यहाँ पे खड़ी है और ये वाला जो एरिया डिमांड है या सप्लाई है? डिमांड है। ओके, बिल्कुल करेक्ट। दो ग्रीन कैंडल्स के दरमियान एक रेड कैंडल जब आप देखें तो वो एक डिमांड कैंडल कहलाएगी जब तक प्राइसेस उससे ऊपर हैं। इसी तरह रेड कैंडल्स अगर कहीं पे बन रही हैं, इस तरह रेड कैंडल्स बन रही हैं और इनमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ जाती है, उसके बाद दोबारा से रेड बनना शुरू हो जाती है, मार्केट अपनी कंटिन्यूएशन स्टार्ट कर लेती है। तो ये वाला जो एरिया है जहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी थी, इसको आप सप्लाई कहेंगे। ये सबसे बेसिक रूल है। इसमें कौन सी सप्लाई की हाई एक्यूरेसी है, कौन सी सप्लाई की कम एक्यूरेसी है, दैट्स अनदर स्टोरी, आई लेट यू नो। किस सप्लाई पे आपको ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी वाली ट्रेड मिलेगी, किस पे कम वाली, वो भी आपको बताता हूँ। सिंपल इतना पता चल गया आपको, तो दो ग्रीन के दरमियान एक रेड को आप डिमांड कहेंगे और दो रेड के दरमियान एक ग्रीन को सप्लाई कहेंगे, यानी प्राइस जब इससे नीचे हैं। अब है इसके उल्ट, वैसे देखें ये कैंडल है ग्रीन कैंडल दरमियान में, दो रेड है कि ये रेड है कि ये रेड है, इसमें दरमियान ग्रीन है। ग्रीन कैंडल में तो डिमांड आती है कि डिमांड आई तो प्राइस ऊपर गई थी। अब इसको सप्लाई क्यों कह रहे हैं, और मैंने यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी सप्लाई एरिया लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, वजह पता है किसी को? कोई बंदा मुझे ये बता दे कि यार ये ग्रीन कैंडल है, मार्केट ऊपर गई है,
फिर भी इसको मैंने सप्लाई क्यों कह दिया? कोई आप में से 4-4 साल हो गए लोगों को ट्रेड करते हुए, है किसी को पता? सेल, ऑर्डर ब्लॉक, ट्रैप, यस, रीजन बताएं, लिख के जिसको पता है वो लिख के बताया ना कि ये वजह है। एक ग्रीन कैंडल थी यार, ये तो बुलिश है ना, मार्केट बुलिश गई है, उसके बाद ये नीचे गिर गया। अब ये सप्लाई क्यों बनी है? इधर तो बाय के ऑर्डर आए थे पहले, मार्केट ऊपर को गई थी ना। मैं बताता हूँ, देखें ये एक ऐसा टेस्टेड एरिया है जहाँ पे सेलर्स इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सीड कर गए, इतनी बड़ी कैंडल बन गई विद द फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्या होता है आपको आगे बताया जाएगा। दिस वाज द लास्ट एफर्ट फ्रॉम द साइड ऑफ बायर्स, ये जो ग्रीन कैंडल दरमियान में बनी हुई है, एंड यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में सेलर्स आ गए कि इतनी लंबी कैंडल बन गई। अब मोर लाइकलीहुड है कि जब नेक्स्ट टाइम प्राइसेस इस एरिया को विजिट करेंगे यहाँ से दोबारा नीचे आएंगे, क्योंकि इधर सेलर के जो ऑर्डर हैं वो एक्सीड हो गए थे। बाय के ऑर्डर एक दफ़ा आए, लेकिन उनको ऐसा ऑब्जर्व किया गया, उनको ऑब्जॉर्व किया गया कि वो सारे एकदम से ख़त्म हो गए और डिमांड छुट्टी हो गई, प्राइसेस नीचे आ गई। एंड ये पैटर्न भी पीछे डबल टॉप बना हुआ है, ये भी एक चीज़ यहाँ पे इसमें इन्फ्लुएंस ऐड कर रही है। इस तरह की जो सप्लाई होगी वो 100% एक्यूरेसी वाली होगी, यानी कि पीछे एक रेड कैंडल है, उसके अंदर एक ग्रीन कैंडल बन गई है लाइक ये, और इसके बाद एक एनगल्फिंग कैंडल लग गई है इस तरह की, और ये नेक्स्ट कैंडल भी अगर इतना ऊपर चली जाए खैर है, इस तरह नीचे आ गया, यानी इधर एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। बाकी आगे फेयर वैल्यू गैप्स को पढ़ेंगे तो मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दीज आर द एरियाज ऑन चार्ट वेयर वी कैन एक्सपेक्ट अ मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। ये ट्रेंड चल रहा है ना, प्राइस बढ़ जा रही है, तो यहाँ से आगे नीचे। अब यहाँ पे देखें ना, काबिल गौर बात ये है, इधर से मार्केट अगर इस तरह से थी तो प्राइस ने इधर से बुलिश जाने की कोशिश की, फिर दोबारा नीचे आई, फिर बुलिश जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाई, फेल हो गई, डबल टॉप बना, फिर नीचे को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ये वाला, और ये लोअर लो बना, ये लो था यहाँ पे, फिर मार्केट रेंज कर रही है। अब अगर कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ कहता है यार ये तो बुलिश जा रही है, वाह वाह क्या विक्स लग रही है नीचे, वाह बुलिश जा रही है, अगर मुझे समझ नहीं आ रही मार्केट क्या हो रही है, आपने इसी के ऊपर नजर रखने की ये इंपल्स एक्सटर्नल लगी हुई है, बस ये सप्लाई है अनमिटिगेटेड, ये लिक्विडिटी लगी हुई है यहाँ पे। अब मैंने आपको क्या बताया जी, ये दो रेड कैंडल के दरमियान एक ग्रीन कैंडल जो है ना वो आपकी सप्लाई होती है, दो रेड कैंडल के दरमियान एक ग्रीन कैंडल क्या होती है, सप्लाई होती है, और दो ग्रीन के दरमियान एक रेड क्या होती है, डिमांड होती है। अब यहाँ पे जस्ट एक विक लगी हुई है, यहाँ पे भी ये विक के ऊपर ये वाली ग्रीन कैंडल है, दो रेड के दरमियान है, लेकिन इसके साथ विक के ऊपर इस तरह की फुल बॉडी वाली रेड कैंडल नहीं थी इस ग्रीन के पीछे यहाँ पे, या इस तरह से गिरती हुई मार्केट में ये ग्रीन कैंडल नहीं बनी, दैट्स वाई इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लिक्विडिटी के तौर पे हमने इस एरिया को यूज़ किया, यहाँ पे जाके प्राइस ने हमें सिग्नल दिया। सिग्नल क्या होते हैं आगे जब एंट्री मॉडल वगैरह की बात होगी तब पढ़ेंगे। तो देखिए मार्केट ने अपने मेजर ट्रेंड को ही फॉलो किया है। आप लोगों का मतलब आप में से किसी का सवाल था कि हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं तो मार्केट बेरिश होती है बुलिश, बड़े टाइम फ्रेम में वो बेरिश होती है। जैसे यहाँ पे है कि मान लें कि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, उसमें क्या है कि मार्केट का ये स्ट्रक्चर है डाउन, और अगर आप 5 मिनट में जाएँ तो यहाँ से आपको बुलिश ट्रेंड नजर आएगा। 100% है कि आप यहाँ से अगर जाएंगे ना 5 मिनट आपको बुलिश नजर आना ही आना है। ये इतनी बड़ी विक्स नीचे से लगी है, विक्स और मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन जब भी वो बड़े टाइम फ्रेम के अपने लेवर हाई तक पहुंचे ना, वहाँ से आप उसमें सेल का ही सिग्नल फाइंड करो, यार इसमें कोई सेल वेल बांधी है कि नहीं बांधी, उधर से आप एक सेल एक्सपेक्ट करो। यहाँ पे देख लें वही दो ग्रीन के दरमियान एक रेड कैंडल है। अब आप कहेंगे जी यहाँ पे तो विक वाली कैंडल है, इसमें को क्यों आपने डिमांड ले लिया है, इसको मैं करीब कर देता हूँ आपको जी। यार उधर तो आपने लिया नहीं था, अब इसको विक वाली कैंडल को आपने पूरी कैंडल मान लिया है, क्यों? क्योंकि ये इनसाइड बिगर ग्रीन कैंडल ही है, मदर कैंडल असल में यही है, ये वाली जो रेड है, और इसका ब्रेकआउट जिसने किया वो ये कैंडल है, ग्रीन कैंडल अगली, जिसने इन सब के विक्स को ऊपर तोड़ा हुआ है, ये देखें। और पीछे जो रेड कैंडल थी आपकी हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड होगी। हाई प्रोबेबिलिटी होने की वजह इसके ऊपर लिक्विडिटी है। अगर किसी डिमांड या सप्लाई के ऊपर, यानी दो रेड कैंडल्स हैं उनके दरमियान एक ग्रीन कैंडल है, और अगली रेड कैंडल इतनी लंबी नीचे को चली गई है, फिर उसके बाद ये वाली रेड कैंडल ऐसे चली गई, यानी इसमें एक बन गया फेयर वैल्यू गैप, ये भी हाई प्रोबेबिलिटी है।
ان سم کیسز فیئر ویلو گیپ ختم ہو جائے. جن لوگوں کو پتا ہے فیئر ویلو گیپ کو اس کو بتا رہا ہوں, اس کے بعد ختم کرتے ہیں. باقی فیئر ویلو گیپ میں آپ کو بعد میں دوبارہ پڑھاؤں گا تاکہ کنفیوژن کریٹ نہ ہو تھوڑا بہت. چلو جن کو پتا ہے ان کا تو فائدہ ہو جائے نا. مارکیٹ یہاں سے اوپر آتی ہے تھوڑا نیچے اور یہاں سے ایک ہائی گریڈ کرتی ہے, پھر تھوڑا نیچے آتی ہے ایک ہائی گریڈ کرتی ہے, نیچے چلی جاتی ہے, بریک آؤٹ اسٹرکچر کر دیتی ہے. دوبارہ یہاں سے اوپر آئے گی نا, تو یہ ان ایکول ہائیز کی وجہ سے, ان کی لیکوڈیٹی کی وجہ سے اس سپلائی کی ایکوریسی انکریز ہو جائے گی پھر سے, اور یہاں سے نیچے آنے کے چانس زیادہ ہوں گے. یعنی یا تو فیئر ویلو گیپ ہو جائے سپلائی کے پاس ہی یا ڈیمانڈ کے پاس, یا ریلیٹیو ایکول ہائیز یا لوز ہو جائیں جیسے یہ پڑے نا یہ والے. ان میں نا یہ جو لیکوڈیٹی پولز ہوتے ہیں, لیکوڈیٹی ایریاز ہوتے ہیں, اس میں جسٹ وکس ہوتی ہیں, نیچے وکس ہوتی ہیں صرف. اس میں کوئی بھی 100% ایکوریسی والی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. جیسے یہ ڈیمانڈ میں نے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے نا, جیسے یہ ڈیمانڈ ہے یہاں پہ, یہ ڈیمانڈ ہے, یہ سپلائی ہے یہاں پہ. اب ابھی آپ کا کام صرف پتہ کیا ہے, آج کا آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب لوگوں نے کرنا ہے, نہ کریں آپ کی اپنی مرضی, میرا کام صرف آپ کو بتانا, ٹھیک ہے. یہ کون سا کوئی اسکول ہے جہاں پہ آپ کو وہ انہوں نے مرغا بنانا ہے تو کریں نہ کریں. ایک تو آپ نے فیک آؤٹس فائنڈ کرنے ہیں بائی سائڈ پہ, سیل سائڈ پہ, ٹھیک ہے. دوسرا آپ سپلائی اور ڈیمانڈ کے ایریاز فائنڈ کریں گے, جیسے یہ سپلائی پڑی ہے, یہ سپلائی پڑی ہے, یہ ڈیمانڈ, ساری آپ نے اس طرح سے مارک کرنا ہے. وہ کام کرے یا نہ کرے, بعد میں مارکیٹ وہاں سے موو دیا ہوا ہے نہیں دیا, ابھی آپ کو وہ کام ہے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس نے موو کرنا ہے کس نے نہیں کرنا. صرف میں نے آپ کو ان کی پہچان بتائی ہے کہ یہ پہچان ہے. اینڈ دس از اٹ فار ٹوڈے گائز. میک شیور یو ہیو واچ دا ریکارڈیڈ ویڈیو اینڈ اس کو کیا کہتے ہیں, اپنی اسائنمنٹس وغیرہ بنائی ہیں. 2 گھنٹے بول کے نا بندے کا دماغ ایسے ہی نا آدھا گھوم جاتا ہے. تو اللہ حافظ.